यस सर। चलो देखो, जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स। अच्छा, ऑप्टिक्स को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? ऑप्टिक्स को हम डिफाइन करते हैं कि ये फिजिक्स की ब्रांच है, और फिजिक्स की इस ब्रांच में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ लाइट। यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? लाइट की स्टडी करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स में जब हम लाइट की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम नाम देते हैं ऑप्टिक्स। अच्छा, सिमिलरली तुम लोगों ने ब्रांच पढ़ी है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। नो सर। वर्ड तो सुना ही नहीं, सुना इलेक्ट्रोस्टैटिक? यस सर। यस सर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो भी एक ब्रांच है जहां पे हम चार्ज की स्टडी करते हैं या चार्ज के अफेक्ट की स्टडी करते हैं। सिमिलरली फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, तो ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जहां पे हम लाइट की स्टडी करने जा रहे हैं। अब जो भी ऑप्टिक्स होती है ना, अच्छा, ऑप्टिक्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं ये बताओ तुम। वेव ऑप्टिक्स। हाँ बोलो। 3। 3। वो तो मैंने 3 लाइन खींची है, इसलिए तुम लोग 3 बोल रहे हो। चलो मैं 2 लाइन खींचता हूँ, फिर क्या बोलोगे? 2। देखो होता क्या है, देखो जब हम ऑप्टिक्स में जब हम लाइट की स्टडी करते हैं तो अभी तक क्या है, ये चीज क्लियर ही नहीं है कि लाइट का नेचर क्या है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर से प्रूव किए जाते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो लाइट के वेव नेचर से प्रूव किए जाते हैं। अच्छा, इतना तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा कि नहीं पढ़ा लाइट के बारे में? यस सर। भाई यस। इतना तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट के ड्यूल नेचर होता है। जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट के हम ड्यूल नेचर की बात करते हैं। अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है या फिर लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो प्रूव होते हैं पार्टिकल नेचर से, है कि नहीं? और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो प्रूव होते हैं वेव नेचर से। तो जो भी ऑप्टिक्स है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, अच्छा वेव ऑप्टिक्स क्या बताती है? वेव ऑप्टिक्स बताती है कि लाइट का जो नेचर है वो वेव है। समझ में आया इतना? एक जो ब्रांच है, एक ब्रांच को हमने बोला है ऑप्टिक्स की वेव ऑप्टिक्स। यहां पे हम ट्रीट करते हैं लाइट को एज अ वेव। और जो दूसरी ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। और ये यहां पे ट्रीट करती है लाइट के पार्टिकल नेचर को। तो लाइट का नेचर अभी भी क्लियर नहीं है। हम लोग कभी लाइट का पार्टिकल नेचर मानते हैं, कभी हम लाइट का वेव नेचर मानते हैं। अच्छा, लाइट का जब हम पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं तो उस पार्टिकल को नाम देते हैं फोटॉन। उन्होंने केमिस्ट्री में वर्ड सुना है क्या, फोटॉन? यस सर। अभी तक सबने सुना ही नहीं सुना है? फोटॉन क्या होते हैं? फोटॉन जो रहते हैं वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। इतना सुना है क्या तुम लोगों ने? यस सर। जैसे देखो, पानी का जो बैलून होता है, जैसे मान लो एक बैलून है, बैलून के अंदर क्या भरा हुआ है? बैलून के अंदर पानी भरा है कि नहीं भरा है? एयर। एयर। एयर नहीं, पानी के बैलून की बात कर रहा हूँ, वाटर बैलून की बात कर रहा हूँ। तो जो वाटर बैलून है उसके अंदर पानी भरा है कि नहीं भरा है? यस। और कई बार ऐसा होता है कि इस बैलून को हम लेके क्या करते हैं, आगे की ओर थ्रो कर देते हैं। तो बैलून इस तरह से आगे की ओर जाता है कि नहीं जाता है? और जब बैलून इस तरह से आगे जा रहा है तो पानी भी आगे की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मान लो ये जो बैलून है, ये बैलून किसी टाइम पे वॉल पे हिट करेगा तो क्या होगा?
फट वो फट जाएगा। देखो देखो जब ये बैलून वॉल पे हिट करेगा तो वॉल के उस पोर्शन पे पानी को ये क्या कर देगा, स्प्रे कर देगा, नहीं स्प्रे कर देगा? यस सर। यानी जहां पे बैलून हिट करेगा वहां पे पानी स्प्रेड कर जाएगा ही नहीं कर जाएगा वॉल पे? कर देगा। तो सेम हो जाएगा। ऐसा ही कुछ Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्या होता है, फोटोन का होता है। फोटोन को भी हम क्या मानते हैं, फोटोन को भी हम मानते हैं कि एक तरह के पैकेट्स हैं, इमेजिनरी। फोटोन को भी हम क्या बोल रहे हैं, फोटोन को भी हम बोल रहे हैं कि ये पैकेट्स हैं, इमेजिनरी। और इन पैकेट्स के अंदर क्या भरी है, इन पैकेट्स के अंदर एनर्जी भरी हुई है। और एक जो पैकेट रहता है उसको हम एक सिंगल पार्टिकल बोलते हैं और उस पार्टिकल का नाम क्या है, फोटोन है। बोलो फोटोन समझ में नहीं समझ में? फोटोन क्या है? फोटोन बेसिकली एनर्जी का एक पैकेट है। समझ में आया इतना? और हर फोटोन की एनर्जी होती है और फोटोन की एनर्जी होती है H इंटू न्यू। यस सर। H वहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू वहां पे फ्रीक्वेंसी होती है। अभी फॉर्मूले का यूज नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हम क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो वहां पे लाइट के पार्टिकल नेचर को लेके चलते हैं। उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। फोटोन क्या है? फोटोन एनर्जी के पैकेट्स हैं। हर पैकेट के पास कितनी एनर्जी होती है? H इंटू न्यू एनर्जी होती है। क्लियर हुआ इतना? यस सर। अच्छा, क्वांटम ऑप्टिक्स की जरूरत कब पड़ी? एक एक्सपेरिमेंट था, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, और एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुना है तुम लोगों ने नाम? यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे पढ़ोगे तुम लोग। मैं एक थोड़ा रफ आइडिया देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, एक मेटल लेते हैं। तो ये हमारा एक मेटल है और मेटल के ऊपर हम लोगों ने लाइट को क्या किया है, स्ट्राइक करा है। तो ये जो रेड कलर का है ये तुम्हारा मेटल है और मेटल के ऊपर हम लाइट को क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करा रहे हैं। अच्छा, जिस लाइट को स्ट्राइक कराते हैं ना उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अभी हमें इस प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, अभी हमें केवल सिंपली ध्यान रखना है कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर किसी मेटल पे लाइट को स्ट्राइक कराते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होते हैं। समझे? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, मेटल है, मेटल के सरफेस पे हम लाइट को स्ट्राइक करा रहे हैं। उस लाइट की सर्टेन प्रॉपर्टी है और जब ये लाइट मेटल पे पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। अब ये बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो फोटोन जब वो इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं इसलिए वो बाहर जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन को हिट नहीं करते हैं, लाइट हिट करती है। लाइट जो है वो मेटल के सरफेस से टकराती है और जब टकराती है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, कैसे तो निकलते सर, हैं, एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तुम लोग। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन, अरे ये तुम समझो, मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, समझ में? मैं पढ़ा रहा हूं लाइट। मैंने क्या बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट को हम वेव नेचर से प्रूव नहीं कर पाए थे। भाई एक्सपेरिमेंट भी लाइट का ही है कि नहीं है? अब ये लाइट का ही फिनोमिना हुआ ना कि लाइट मेटल पे टकराई और उसने मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दिया। तो ये एक लाइट का फिनोमिना है जो लाइट की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। वहां पे वेव थ्योरी फेल हो गई थी और वहां पे ये एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन आया था विथ पार्टिकल थ्योरी। अगर हम लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसिडर करें तब जाके इस एक्सपेरिमेंट को हम क्लियरली क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। समझ में आया इतना? यस सर। अच्छा, अब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं
जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं वहां पे इंटरफेरेंस। एक एक्सपेरिमेंट था इंटरफेरेंस, सुना है तुम लोगों ने नाम इंटरफेरेंस? नो सर। नहीं सुना तुम लोगों ने? नो सर। ओके। इंटरफेरेंस एक एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था पोलराइजेशन। एक और एक्सपेरिमेंट था डिफ्रैक्शन। अच्छा, कभी तुमने देखा है पानी के ऊपर अगर ऑयल गिर जाए, मान लो कोई पानी रुका हुआ है नाली में और उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल दिया, तो ऑयल कहाँ जाता है? ऊपर सरफेस पे रहता ही नहीं रहता है? हाँ यस। भाई पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, जो हमने केरोसिन ऑयल लिया उसकी डेंसिटी कम है, तो जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर फ्लोट करेगा नहीं फ्लोट करेगा? अब मैं बोल रहा हूं कि पानी के ऊपर ऑयल गिरा हुआ है, करेगा सर। पानी के ऊपर ऑयल गिरा हुआ है और वो जो ऑयल का सरफेस है ना उसको हम सनलाइट में देख रहे हैं। तो हमें ऑयल का सरफेस कैसा दिखाई देता है? कलरफुल। क्या? कलरफुल। कलरफुल। कभी इतना नोटिस किया तुम लोगों ने? येलो कलर। नहीं, बहुत सारे कलर दिखाई देंगे तुम्हें, रेड भी दिखाई देगा, ब्लू भी दिखाई देगा, ग्रीन भी रेनबो दिखाई कलर। देगा, कॉम्बिनेशन रेनबो टाइप का दिखाई देता है। कभी ऑब्जर्व करना ये चीज, अगर पानी है, पानी तो ऑयल गिर गया है और उस ऑयल के सरफेस को या उस वाटर के सरफेस को अगर तुम क्या कर रहे हो, सनलाइट में लाके देख रहे हो, तो तुम्हें वहां पे कलरफुल पैटर्न दिखाई देता है और वो एग्जाम्पल इंटरफेरेंस का होता है। वो भी लाइट का ही एक्सपेरिमेंट है। तो मैंने क्या बोला है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो लाइट के वेव नेचर से ही प्रूव किए गए। तो ये ध्यान रखना है, लाइट के दो नेचर है, पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है। कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो वेव नेचर से क्लियर होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। और मैंने क्या बोला है, अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि लाइट का बिहेवियर क्या है। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि लाइट का ड्यूअल नेचर है। समझ में? हम लोग यहां पे बोलते हैं कि जो भी लाइट है, लाइट का यहाँ पे क्या है, ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर का मतलब है कभी पार्टिकल मानेंगे, कभी उसको हम वेव मानेंगे। बताओ, इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। यस सर। अब बताओ, वेव ऑप्टिक्स एक ब्रांच है, क्वांटम ऑप्टिक्स एक ब्रांच है, और देखोगे आगे तो वहां पे एक और ब्रांच आती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तुम लोगों के बुक में शायद इसी नाम से चैप्टर दिया होगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी आती है, या वहां पे वर्ड यूज करता है रे ऑप्टिक्स भी। अब बताओ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स है क्या? लाइट के तो केवल दो ही नेचर है। तो होता क्या है, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना, वो बेसिकली वेव ही है। जैसे मान लो कोई वेव है, तो वेव इस तरह से प्रोपोगेट करती नहीं प्रोपोगेट करती? यस सर। अब बताओ, वेव का कोई डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? बताओ, इस डायग्राम में वेव कहां जा रही है, राइट की ओर जा रही है या ऊपर जा रही है? राइट। राइट। राइट की ओर। तो देखो, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है या जो रे ऑप्टिक्स होती है, वहां पे हम लाइट को ट्रीट करते हैं एज अ रे। जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो क्या है, वो ऑप्टिक्स की एक वो ब्रांच है जहां पे लाइट को ट्रीट किया जाता है एज अ रे। और यहां पे हम मानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रही है। तो बेसिकली ये रे क्या बताती है? ये रे बताती है डायरेक्शन ऑफ वेव को, और कुछ नहीं बताती है। समझ में आया इतना? यस सर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? ज्योमेट्रिकल sir. ऑप्टिक्स क्या है?
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जहां पे लाइट को हम ट्रीट करते हैं एज अ रे, और रे में हमेशा हमें एरो शो करना है। एरो क्या बताता है, एरो या रे क्या बताती है? रे बताती है किस डायरेक्शन में वेव क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। अगर मान लो कोई वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, तो बताओ हम लाइट रे ऐसी शो करेंगे या नहीं शो करेंगे? यस सर। यस सर। Yes, sir. और ये एरो बता रहा है कि लाइट रे आगे की ओर जा रही है। अगर मान लो मैंने एरो ऐसा शो कर दिया, इसका मतलब क्या है? लाइट पीछे की ओर जा रही है। Left ear. तो ये चीज ध्यान रखनी है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब भी हम लाइट को ट्रीट करेंगे एज अ रे, तो वहां पे ये एरो शो करना जरूरी है। अगर एरो शो नहीं करोगे तो मार्क्स वहां पे कट जाते हैं। इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, वहां पे एक चीज और लिख लो कि जब हम लाइट को ट्रीट करते हैं ना एज अ वेव, तो वहां पे जो वेव रहती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे तुम लोग पढ़ोगे वेव भी, तो वेव भी तरह तरह की होती हैं। तो एक वेव आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट वेव है, लाइट का नेचर वेव है, लेकिन वेव में भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस ये ध्यान रखना है, कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया ध्यान आना चाहिए कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इतनी चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई? अबे हाँ या ना? Yes, sir. और हम लोग ध्यान है ना, हम लोग अभी केवल पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और हमें कोई दूसरी ऑप्टिक्स से मतलब नहीं है। ठीक है इतना? Yes, हाँ या ना? यस सर। अब सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब मैं कुछ पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूं, वो लिख लो वहां पे। पहली प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है? तो सी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। या तो वैक्यूम बोलता है या फिर बोलता है एयर। बताओ एयर में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ meters per second. 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा? यस सर। फिर सेकेंड पॉइंट लिख लो वहां पे, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड पॉइंट लिखो, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरा पॉइंट लिखो वहां पे, इट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। इट कैरीज थोड़ा बहुत मोमेंटम बताया था ना, मास इंटू वेलोसिटी। yes, Yes, sir. यस सर। तो जो भी लाइट है, लाइट के पास एनर्जी भी होती है, लाइट के पास क्या होता है, मोमेंटम भी होता है। Yes, sir. अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल होता है। V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है वेलोसिटी या स्पीड। F वहां पे क्या होती है? F होती है फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा जो होता है, लैम्डा होता है वेवलेंथ। अब होता क्या है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब पढ़ेंगे जब हम वेव पढ़ेंगे। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला V इक्वल्स टू एफ लैम्डा यहां पे एप्लीकेबल होता है। C naught मतलब सी नॉट का क्या बोल रहे हो? मतलब क्या? किसका मतलब? C naught
फर्स्ट पॉइंट में पहला लिखा वर्ड। तो है ब्रैकेट में, देखो ना ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, अच्छा ई नॉट के आगे ब्रैकेट लगा दिया, तो ब्रैकेट में मतलब ही क्या होता है समझ में इतना। यस फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे सर। लैम्डा वेवलेंथ होती कि नहीं होती है? यस तो लिखो नेक्स्ट वहां पे वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो लाइट विजिबल होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लिखो वहां पे 3600 आर्मस्ट्रॉन्ग टू ये जाती है 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग तक। आर्मस्ट्रॉन्ग भी एक यूनिट है कि नहीं है वेवलेंथ की? यस सर। अभी याद है कि नहीं याद है सबको इतना? यस सर। अच्छा एक आर्मस्ट्रॉन्ग कितने मीटर के आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर मतलब होता है? यस सर। अबे यस सर नहीं, एक आर्मस्ट्रॉन्ग कितने मीटर के बराबर होता है ये पढ़ा है क्या? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। लिख लो इतना। आर्मस्ट्रॉन्ग भी वेवलेंथ की यूनिट होती है और एक आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर। हो गया इतना? यस यस सर। लिख लिया इतना? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, ये मेन पॉइंट है। लिखो वहां पे वेन एवर लाइट passes from one medium to another medium, whenever light passes from one medium to another medium, whenever light passes from one medium to another medium, there will be no change, there will be no change in its frequency. देयर विल नो Whenever यस सर। क्या लिखा? Whenever light passes from one medium to another medium, there will be no change in its frequency. ब्रैकेट में लिखो frequency is a property of source. जब हम फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं तो ये सोर्स की प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। अच्छा क्या चीज चेंज होगी तो लिख लेना वहां पे स्पीड एंड वेवलेंथ। स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस। अच्छा एक चीज समझो जरा, मैं इसको थोड़ा सा रफ में समझा रहा हूं। मान लो एक पर्सन है, ये पर्सन एयर में चल रहा है और इमेजिन करो कि एक और पर्सन है और ये पर्सन स्विमिंग पूल में चल रहा है। या फिर ऐसा इमेजिन करो कि एक पर्सन है ए, ये पर्सन पहले एयर में चल रहा था, कुछ टाइम बाद ये पर्सन चलता हुआ पानी में पहुंच गया। तो बताओ जब ये पर्सन चलता हुआ पानी में पहुंचेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी। तो पर्सन को अब तुम कंपेयर करो लाइट से। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी या नहीं चेंज होगी? होगी सर। होगी। अच्छा मान लो यहां पे 1 सेकेंड में, मान लो हमें टाइम इंटरवल दिया है 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड में अगर पर्सन एयर में x1 चल रहा है तो
1 सेकंड में पर्सन पानी में भी x1 चल पाएगा क्या? नो सर। नो सर। पानी में पर्सन कम चलेगा ही नहीं चलेगा 1 सेकंड में? यस सर। यस सर। और डिस्टेंस का मतलब बेसिकली वेवलेंथ होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है। लिखा है इतना? सर अगर वो वाटर से एयर में जाएगी तब भी स्पीड कम अब भी होगा चेंज होगी। सर, पर उधर बढ़ जाएगी ना स्पीड। हाँ, अगर वाटर से सर, एयर वहाँ में तो गए तो speed स्पीड बढ़ेगी बढ़ ना। फॉर्मूला जाएगी। होता है। जब देखो वाटर से बेसिकली एयर फॉर्मूला में होता जाएगी है, तो बढ़ेगी ना। वो आगे फॉर्मूला पढ़ोगे, फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है म्यू से, ये आगे आएगा। और वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू जो रहता है, म्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो किसी भी मीडियम में अगर तुम लाइट की स्पीड कैलकुलेट करोगे तो वो C0/μ होगी। म्यू बढ़ेगा तो लाइट की स्पीड क्या होगी? घटेगी मीडियम में। अब इतना भी तुम डिटेल में पढ़ोगे आगे रिफ्रैक्शन में। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड और वेवलेंथ क्या होती है? चेंज होती है। इतनी चीज क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर। सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे। जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है रिफ्लेक्शन। लिखो वहां पे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो रिफ्लेक्शन की। व्हेन लाइट रे strikes the boundary of when light ray strikes the boundary of two medium, when light ray strikes the boundary of two medium such as air and glass, when light ray strikes the boundary of two mediums such as air and glass, a part of light is turned back. A part of light is turned back into the same medium. A part of light is turned back into the same medium, and this is called reflection of light. And this is called reflection of light. अच्छा, यहां पे मेनली हम किस मीडियम की बात कर रहे हैं? एयर और ग्लास की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यस यस सर। लास्ट में भी ज्यादातर केस में ऐसा सिंबल हम शो करते ही नहीं शो करते हैं। यस ये जो सिंबल रहता है, आगे पढ़ोगे, ये सिंबल क्या बताता है? ये सिंबल बताता है एक प्लेन ग्लास को। और देखो, सॉरी, प्लेन ग्लास को नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है प्लेन मिरर को। सबने प्लेन मिरर तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, या वर्ड सुना है कि नहीं सुना है? पढ़ा है। यस पढ़ा तो है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल प्लेन मिरर का है। और ध्यान ना, प्लेन मिरर कैसे बनता है? प्लेन मिरर बनता है, एक ग्लास की थिन स्लैब लो, जैसे देखो यहां पे एक ग्लास की थिन स्लैब ली, थिक नहीं लिया जाता है, ये ध्यान रखना। एक हमने ग्लास की स्लैब ली, तो ये हो गई ग्लास स्लैब। डाइनिंग टेबल का ग्लास देखा ही नहीं देखा है? यस घर में जो डाइनिंग टेबल रहते हैं Yes, आजकल, sir. ग्लास के आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। सर। बेसिकली हमने क्या किया है, उस तरह से ग्लास की स्लैब ली है, या उस तरह से एक पूरी ग्लास की प्लेट ली है, और उसके एक सरफेस को
उसका जो एक सरफेस है, उसके एक सरफेस को यहां पे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो जिस सरफेस को हम पॉलिश करते हैं वहां पे इस तरह से सिंबल डाल देते हैं डॉट 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 का। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ग्लास स्लैब ली है और उसके एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। लेकिन मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि जो ग्लास स्लैब लेनी है वो थिन लेनी है। अच्छा, घर पे जो हम लोग मिरर यूज करते हैं देखने के लिए, कभी देखा है जब वो मिरर गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसकी थिकनेस कैसी होती है, बहुत थिक होता है, थिन होता है? थिन होता है। तीन। थिन होता है। दिन होता है। थिन होता है। उसका भी लॉजिक है कि थिन ही क्यों लेते हैं भाई। ग्लास स्लैब तो हम मोटी भी ले सकते हैं, मोटी लेंगे तो अच्छा है, टूटेगा भी नहीं मिरर। उसका प्रेसिजन कम हो जाएगा। क्या प्रेसिजन कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? प्रेसिजन क्या होता है प्रिसिशन? मतलब हाँ? ज्यादा क्लियर नहीं आएगी इमेज। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, उसका एक लॉजिक है, आगे पढ़ेंगे हम। वहां पे फिर क्या होता है, लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। जब देखो, जब हम ग्लास स्लैब लेते हैं ना और ग्लास स्लैब थिक लेते हैं, तो वहां पे रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होता है, इसलिए हमें इमेज क्लियर नहीं दिखती है। लेकिन जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो वहां पे थिन होता है, और थिन होगा तो वहां पे केवल एक ही प्रोसेस होता है और वो होता है रिफ्लेक्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में ये सब चीजें। तो अभी तुम्हें ध्यान रखना है कि ग्लास स्लैब हमें पतली लेनी है और उसकी एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। अब इस सरफेस पे हमने क्या किया, लाइट रे को स्ट्राइक करा। यहां पे हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट रे जब स्ट्राइक करती है एयर ग्लास बाउंड्री को, तो उसका मैक्सिमम पार्ट वहां पे क्या होता है, वापस चला जाता है उसी मीडियम में। और जब लाइट का पार्ट वापस उसी मीडियम में चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। यस सर। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन कोई जरूरी नहीं कि एयर ग्लास पे ही होता है। मान लो ये पानी का सरफेस है, ये वाटर का सरफेस है। सर बताओ, बट वाटर के कम होता सरफेस है पे ना? कई बार सनलाइट इस तरह से स्ट्राइक करती कि नहीं स्ट्राइक करती? करती है। करती तो है सर। ये है लाइट। अब होता क्या है, वाटर के सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक करती है ना, तो लाइट का कुछ पार्ट तो वाटर में चला जाता है और कुछ पार्ट वापस चला जाता है। तो ये जो पार्ट रहता है ये रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है। तो बताओ, यहां पे भी लाइट का कुछ पार्ट वापस चला गया कि नहीं चला गया एयर में? चला गया। चला गया। भाई कुछ पार्ट तो पानी में चला गया, लेकिन कुछ पार्ट वापस एयर में गया कि नहीं गया? यस। तो यहां पे हम ऐसा बोले नहीं बोलेंगे कि लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है। यस। बस ये ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन कोई जरूरी नहीं है कि प्लेन मिरर से ही होता है। रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से हो सकता है। समझ में आई इतनी? यस सर। अच्छा, घर में जो हमारी स्टील की प्लेट्स होती हैं उसमें भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है नहीं रिफ्लेक्ट करती है? यस सर। यस सर। तो रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से हो सकता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट पड़ने के बाद वापस उसी मीडियम में जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो हमारा वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इतना समझ में नहीं समझ में? यस। अब यहां पे लिख लो, रिफ्लेक्शन 2 तरह के होते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं रेगुलर। एक जो रिफ्लेक्शन है वो है रेगुलर, और दूसरा जो रिफ्लेक्शन है वो है डिफ्यूज। तो रिफ्लेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा होता है फ्रॉम स्मूथ सरफेस, फ्रॉम स्मूथ या फिर फ्रॉम प्लेन सरफेस।
तो जब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ये कहां से होगा, ये होगा प्लेन सरफेस से। और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस बोल दो या रफ सरफेस बोल दो, समझ में इतना? यस यस सर। मैंने बोला रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है डिफ्यूज। तो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये रेगुलर का ड्रॉ किया है, क्योंकि यहां पे सरफेस जो है वो प्लेन है। लेकिन मान लो अगर यही सरफेस हमारा कुछ ऐसा हो जाए और अब इस पे लाइट टकरा रही है, बताओ यहां पे भी लाइट वापस जा रही कि नहीं जा रही है? यस सर। लेकिन ये रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, रफ सरफेस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है तो उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल लिख लो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम न्यूज़पेपर, ये सभी हमारे क्या होते हैं, डिफ्यूज के एग्जांपल होते हैं। यहां पे लिखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल। वॉल से भी रिफ्लेक्शन होता ही नहीं होता है? होता है। यस सर। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम बुक, रिफ्लेक्शन फ्रॉम न्यूज़पेपर, ये सभी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। और रेगुलर का लिख लो वहां पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम, रेगुलर का मेटल भी हो सकता है ना? क्या Plain बोल रहे हो? metal। हाँ, मेटल का सरफेस भी अगर तुम परफेक्ट प्लेन बना पाए तो वो भी हमारा क्या है, रेगुलर है। इतनी चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई? देखो किसका माइक ऑन है क्या? देखो किसका माइक से आवाज आ रही है? इतना सबने नोट डाउन किया कि नहीं नोट डाउन किया? लिया सर। यस सर, कर लिया। हम लोगों के जो सिलेबस में है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहां से हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है फ्रॉम प्लेन मिरर। तो ये तुम्हारा वहां पे क्या था, प्लेन मिरर था। यस। और इस प्लेन मिरर पे लाइट रे यहां पे क्या कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी। अच्छा, जो लाइट स्ट्राइक करती है बताओ उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। यस सर। यस। जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है वहां पे हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर। इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल फॉर्म किया उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वहां पे हम लोग टर्म डिफाइन करते थे आई। आई को हम लोग बोलते थे वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर लाइट टकराएगी और लाइट का पार्ट वापस उसी मीडियम में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। ये जो पार्ट Reflected जो वापस गया इसको हम रिफ्लेक्टेड पार्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर, बोलते हैं।
और रिफ्लेक्टेड पार्ट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म किया उसको हम बोलते हैं Angle of एंगल ऑफ reflection. रिफ्लेक्शन। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब वो एंगल है जो इंसिडेंट रे ने किसके साथ फॉर्म किया है? normal. नॉर्मल के साथ। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूं यहां पे कि ये प्लेन मिरर है, यहां पे कोई लाइट रे टकरा रही है, एट एन एंगल 40 डिग्री। अब बताओ इस लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 50 डिग्री। यहां पे हम क्या करेंगे? 50 डिग्री। नॉर्मल 40 ड्रॉ डिग्री। करेंगे, और नॉर्मल के साथ इसने जो एंगल फॉर्म किया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है कि नहीं? Yes. अब ज्योमेट्री से देख के पता चल रहा है कि आई प्लस 40 बताओ 90 के बराबर है कि नहीं? Yes, sir. आई कितना आ गया? 50 आई 50. 50 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया। सर। तो जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे, ये एंगल हमेशा किसके साथ बन रहा होगा? नॉर्मल के साथ बन रहा होगा। यस सर। अब यहां पे कुछ लॉज लिखो जरा, रिफ्लेक्शन में भी हेडिंग डालो और सबसे पहले लिखो वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखो पहला लॉ लिखो वहां पे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे the reflected ray and normal at the point of incidence, lie in same plane, and normal क्या बोल रहे हो? and normal के बाद The incident ray, the reflected ray and normal at the point of incidence lie in the same plane, lie in the same plane। और इसको लिखो called the plane of incidence, called the plane of incidence। अब देखो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये जो मैंने ब्लू कलर का प्लेन शो किया है ना, इसको लिखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो या फिर बोल दो ये प्लेन मिरर है, यहां कहीं तुम्हारी नॉर्मल है। इस तरह से कोई लाइट रे वहां पे टकरा रही है, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे मैंने शो किया है इंसिडेंट रे, साथ में मैंने यहां पे शो किया है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल रहेगा वो आई है और ये एंगल मैंने शो किया है आर। बताओ ये मैंने जो रेड कलर का प्लेन शो किया है उसी में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो पहला पॉइंट मैंने यही बोला है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। लिखा? लिखा सर। Yes, sir. लिख लीजिए। क्या इसी सर? को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं
प्लेन ऑफ इंसिडेंस। फिर लिखो आगे यहां पे द एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle of reflection are always equal। ये पहला लॉ था। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। फिर से रिपीट करो, पहला वाला लो फिर से। Angle of incidence and angle of reflection will always be equal। और ध्यान ना, सरफेस कैसा भी हो, जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो ये दोनों लॉ हमेशा एप्लीकेबल होंगे। रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से हो, रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेस से हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा क्या होगा? इक्वल हो। सेम। इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या है? लिख लो वहां पे, इंसिडेंट रे नहीं, सॉरी, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन लिखो वहां पे, एंगल और इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का एंगल रहता है। इट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। यही कि नहीं है? सर एक बार रिपीट करो। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या डिफाइन कर रहे हैं? इट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। सर जो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल होता है, it is the angle made by incident ray with the normal। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलो अब जरा मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर। ये एक प्लेन मिरर है, बोलो। ना बोलो, क्या बोल रहे तुम? एक सेकंड। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, डायग्राम सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ये मेरा यहाँ पे प्लेन मिरर है, और जो ब्लू कलर की लाइन खींची है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। Find 36 degree। find out the angle of incidence। 36 degree। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई डायग्राम में तुम लोग क्या बोलोगे? इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसको क्या बोलते हो? R। तो पहली इक्वेशन तो लिखोगे आई प्लस आर 72 के बराबर है कि नहीं? Yes, sir। और सेकेंड यूज करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। तो R की जगह I पुट करोगे तो 2i 72 होगा। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72/2, दैट इज कितना? 36 डिग्री। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? Yes, sir। आ रहा है। आ रहा है सर। नो सर। आ रहा है सर। अच्छा, तीसरा यही पॉइंट लिख लो जरा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा कि नहीं होगा?
इसका मतलब है ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, कोई लाइट रे इस Direct तरह normal टकरा रही है। बताओ लाइट रे जब इस तरह से टकराएगी तो आई कितना होगा? भाई इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल 0 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही नॉर्मल है कि नहीं है? Yes, sir. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है, इसका मतलब है कि जो भी लाइट है वो प्लेन मिरर को कैसे टकरा रही है? नॉर्मली। नॉर्मल। बताओ है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. यानी नॉर्मल इंसिडेंस है कि नहीं है? तो ये ध्यान Yes, sir. रखना है। यही तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे होगी कि नहीं होगी सर? Yes, sir. क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? तो ये चीज ध्यान रखना है। प्लेन मिरर पे अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली टकराएगी तो वो अपने पाथ को क्या कर जाएगी? रिट्रेस कर जाएगी। बताओ यहाँ पे लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस कर रही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर लाइट ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस तभी करती है जब लाइट कैसे स्ट्राइक कर रही है? लाइट स्ट्राइक कर रही है नॉर्मली। लिखा इतना? Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। फिर देखो यहाँ पे ये तुम्हारा प्लेन मिरर और यहां पे कोई लाइट टकराई, ये तुम्हारा नॉर्मल था और यहां से लाइट बाहर चली गई। मैंने क्या बोला? अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब ये हमारी इंसिडेंट रे है कि नहीं है? Yes, sir. जो इंसिडेंट रे है ना उसकी लाइन को एक्सटेंड कर दो जरा। तो ये जो मैंने लाइन एक्सटेंड करी ना इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब ध्यान रखना है वहां पे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ, यहां पे ये भी लिखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है कि नहीं? अब ये ध्यान रखना है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल फॉर्म किया उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया इतना? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है कि नहीं है? ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखो अगर ऐसे जाओगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज गए कि नहीं गए? और हम ऐसे भी एंगल जा सकते हैं, नहीं जा सकते? जा सकते। Yes. बस डिफरेंस क्या है, यहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज गए और यहां पे कैसे गए? क्लॉकवाइज। तो जब भी हम आंसर लिखते हैं उसमें एरो बना देते हैं ऐसा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अच्छा अब ये देख के बताओ ये आई है कि नहीं? Yes, sir. ये भी आई है कि नहीं है?
क्योंकि भाई आई किसके बराबर होता है? R के बराबर। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब बताओ मुझे ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री है। तो डायग्राम में देख के बताओ, डेल्टा का मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 180 माइनस 2i। यस सर। Yes, sir. लेकिन इसका सेंस कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। अबे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस। अच्छा, अब इसी डायग्राम को देखो जरा, ये एंगल कितना है यहां से लेके यहां तक का? पहले 180 डिग्री। 180, और इसके बाद 2i है कि नहीं है? यस सर। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ डेविएशन को यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 180, लेकिन जब 180 प्लस 2i लिखेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया। क्लॉकवाइज। समझ में आया इतना? यस सर। न्यूमेरिकल अगले टर्न पे सॉल्व करेंगे, तुम लोग के लिए इसकी डेफिनेशन लिखो वहां पे कि एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है। तो लिखो वहां पे, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे। इट इज द एंगल formed by, it is the angle formed by reflected ray with the direction of incident ray. It is the angle formed by reflected ray with the direction of incident ray. और उसके दोनों फॉर्मूले लिख लेना, दोनों को कंबाइन करोगे तो डेल्टा को हम लिख सकते हैं क्या? 180 प्लस माइनस 2i। अबे दोनों रिजल्ट को कंबाइंड करके ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई? या तो 180 प्लस 2i होगा या 180 माइनस 2i होगा। आ गया समझ में इतना सबको? यस सर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। No, तो sir. अगली क्लास में तुम लोगों को रिफ्लेक्शन की थ्योरी पढ़ के आनी है, जितनी पढ़ाई है मैंने, तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हम सोलर पैनल में लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर सर हम फोटॉन्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसमें फोटॉन्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रोसेस है, फिनोमिना है। फोटोन इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देता है और कुछ एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन फोटोन जनरेट कर देता है। एक्सरे सुना है? नहीं सर, एनर्जी कन्वर्जन में। हाँ, एनर्जी तो कंजर्व होती है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जब टकराता है ना मेटल से, तो वो फोटोन निकाल देता है कई बार, और उस एक्सपेरिमेंट को हम एक्सरेज बोलते हैं, उस फिनोमिना को एक्सरेज बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो फोटोन की पूरी एनर्जी नहीं ले पाता है, फोटोन की कुछ एनर्जी तो मेटल लेता है और रिमेनिंग एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है। और वो पढ़ना है तो बहुत डिटेल में जाके देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन अभी अपने को उससे मतलब नहीं है। समझ में आया इतना? यस सर। तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसी को, ठीक है?